हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th से केमिकल बॉन्डिंग से एक न्यू टॉपिक जो है करेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वीबीटी की बात की थी। वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है वो बात करती है कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को लेके मैंने एक बात कही थी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आज उसी कोवलेंट बॉन्ड के हम करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक पैरामीटर क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के? अ कोवलेंट बॉन्ड इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। एक कोवलेंट बॉन्ड को करेक्टराइज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिससे हम उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या बॉन्ड ऑर्डर को कि उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं दो एटम के बीच में, या फिर बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इन पैरामीटर्स के अंडर। अब फर्स्ट हम यहाँ पे जो पैरामीटर लेंगे वो होगी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताती है कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है 1 मोल पे। तो हम कोई भी डेफिनेशन अगर देते हैं तो हम यूनिटी में देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी की वो अमाउंट है जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो 1 मोल यहाँ पे हम यूनिटी में लेंगे। तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एंथैल्पी या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है, उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि अगर हम कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने में ऑलवेज क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की हमेशा क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। ऑफ द सेम काइंड टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम्स इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो अपने गैसियस स्टेट में होगा। तो उस टाइम पे उसके 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिखा है टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम्स। भाई सपोज ये ए और बी दो एटम्स हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसी को कहेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे दो बॉन्डेड जो एटम्स हैं ये क्या हो रहे हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेपरेट होंगे। तो यही लाइन यहाँ पे मैंने शो की है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही बॉन्ड एंथैल्पी है या बॉन्ड एनर्जी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। भाई जो बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा यानी कि अमाउंट होगा, वो क्या मेजर करेगा, क्या मेजरमेंट होगी, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा, उसकी मजबूती को बताएगा कि कितनी बॉन्ड एनर्जी कितने अमाउंट में यूज हो रही है। तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा। बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी मोर रिक्वायर्ड होगी, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, लेस रिक्वायर्ड होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। अब जो बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द एटम्स। भाई जो बॉन्डेड एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, सपोज ए एंड बी वो एटम है, तो इनके साइज पे डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी। लार्जर द साइज ऑफ द एटम्स लेसर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। भाई इन ए और बी एटम्स का साइज जितना लार्जर होगा, बड़ा होगा, उतनी इनके बीच में ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी। एंड देयरफॉर लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी। अगर ओवरलैपिंग ही कम होगी तो कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से ही तो बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि बॉन्ड वीक बनेगा। बॉन्ड वीक बनेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी। तो सिंपल सी बात है कि बॉन्डेड एटम्स का
साइज जितना लार्जर होगा उनकी ओवरलैपिंग उतनी क्या होगी, कम होगी। ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, उसको ब्रेक करना आसान होगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, लेस होगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर था साइज का। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर में बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी का अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियसली एक पेंसिल को तोड़ना आसान है कंपेयर टू दो पेंसिल, और दो को तोड़ना फिर भी आसान है कंपेयर टू थ्री पेंसिल। तो यहाँ पे सपोज ए और बी दो एटम्स थे, अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इजी होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और इसको तोड़ना आसान होगा कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, या हम कहेंगे कि बॉन्ड्स की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ डबल बॉन्ड इज मच हायर देन दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, और डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे मैंने किलो जूल पर मोल में ली है, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 348.4 किलो जूल पर मोल। और अगर डबल बॉन्ड है सी कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो जाएगी 614.7, ऑलमोस्ट इसका डबल है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, मल्टीप्लिसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये 839.9 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है सेकेंड पैरामीटर जो है बॉन्ड लेंथ। अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ मीन्स दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है, वो कितनी लेंथ का है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। सो इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज द बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के न्यूक्लियाई यानी कि इनके जो सेंटर्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। सपोज ए एंड बी दो एटम्स हैं, तो इन एटम्स में ओवरलैपिंग होगी तभी तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये इनकी ओवरलैपिंग मैंने शो की है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो ये एवरेज डिस्टेंस को ही कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब बॉन्ड लेंथ भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और कब बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द एटम्स। ऑब्वियसली किसी भी एटम का साइज बॉन्ड लेंथ के कम या ज़्यादा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स। जितना ज़्यादा एटम्स का साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ग्रेटर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे इन एग्जाम्पल को कंपेयर करो, ये हैं छोटे साइज के ए और बी एटम्स, अगर इनके ओवरलैपिंग होगी तो इनके न्यूक्लियस क्लोज होंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, कम। इसका एवरेज लेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम। लेकिन अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाए, ये ए और ये बी, इसके कंपेयर में इनका लार्जर साइज है, तो इनके न्यूक्लियस भी क्या हो जाएंगे, तो इनके न्यूक्लियाई भी दूर हो जाएंगे। तो इनके न्यूक्लियाई के बीच की अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, वो ऊपर वाले की कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो सिंपली वी कैन से दैट ग्रेटर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा साइज होगा एटम का उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। फिर से नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे
बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड की कंपेयर में बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ेंगे इनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल शो किया है, तो यह सिंगल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, यह ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल की, फिर होगी डबल की, देन डबल की एंड देन ट्रिपल की। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे इनका साइज छोटा होता जाएगा, इनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और अगर हम सिंगल से ट्रिपल की ओर जाते हैं तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सिंगल से ट्रिपल की ओर जाने में तो डिक्रीज होगी, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा, जितनी छोटी पेंसिल होगी, उसको तोड़ना उतना ही क्या होगा, टफ होगा, और उनके नंबर भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, और देन ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ पे मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में इनकी लेंथ को शो किया है। सी सिंगल बॉन्ड सी है अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो 154 पिकोमीटर इनकी बॉन्ड लेंथ होगी, और डबल बॉन्ड है तो 134 पिकोमीटर हो जाएगी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो 120 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी या हम कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर है थर्ड, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वही बॉन्ड एंगल होगा। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड आर ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन स्पेस। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, और इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो स्पेस यानी कि 3D में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। Therefore, a definite angle exists between two covalent bonds, जिस वजह से दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में एक डेफिनेट एंगल क्या होता है, फॉर्म होता है। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज बॉन्ड एंगल। तो एंगल कभी भी एक बॉन्ड पे तो बनेगा नहीं, मिनिमम कितने बॉन्ड्स चाहिए होंगे, 2। तो ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो डायरेक्शनल नेचर के साथ साथ ये स्पेस में दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कि स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को शो करते हैं। तो उसी से दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम कहेंगे क्या, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मिनट्स, सेकेंड्स। तो बॉन्ड एंगल जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में, जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, कॉमा मिनट्स में 1 डैश से इंडिकेट करते हैं, और सेकेंड्स में डबल डैश से इंडिकेट करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो डबल डैश सेकेंड्स को इंडिकेट कर रहा है और सिंगल डैश मिनट्स को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यह मॉलिक्यूल, ये है बॉन्ड एंगल, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर। इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इनमें जो तीनों की शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो तीनों का सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे मीथेन में लोन पेयर 0 होते हैं, जबकि अमोनिया में 1 लोन पेयर, और वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिससे इनके बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो मीथेन का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया का होता है 107 डिग्री, जो 109 से डिक्रीज हो जाता है, जबकि तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जो 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड एंगल है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के। अब लास्ट एंड फोर्थ पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंडिकेट करता है। सो इट मे बी डिफाइंड एज इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उनको बताता है, उसी को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखें तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम इसमें, तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा।
O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होती हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड रहते हैं, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ट्रिपल बॉन्ड से ही अटैच्ड रहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन एटम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3। तो दो एटम्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं को सिंपली हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 की पॉइंट्स मैंने इसके अंडर लिखे हैं। फर्स्ट है ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। अभी मैंने डिस्कस किया था कि सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो कंपेयर टू डबल बॉन्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ट्रिपल से डबल की ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा 1 2 3, तो बॉन्ड ऑर्डर ये सबसे ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ सबसे कम होगी, कि बॉन्ड लेंथ ट्रिपल से कम होगी और सिंगल की सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट है ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर हायर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, एंड कंसिक्वेंटली ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे कोवलेंट बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।